हेलो एंड वेलकम। नेक्स्ट एक्ट है हमारे पास द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। ये आया था हमारे पास एक्ट नंबर 45 जो है 2003 का उससे, और इसकी इनैक्टमेंट डेट है हमारे पास 11 सितंबर 2003। आपको टाइटल याद रखना है, दैट इज़ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। उसके बाद ईयर, आपको एक्ट नंबर भी याद रखना है, और उसके बाद जो है आपको इनैक्टमेंट जो डेट है वो पक्का याद रखनी है, दैट इज़ 11 सितंबर 2003। तो ये एक्ट स्टार्ट करने से पहले एक दो चीज़ें मैं क्लैरिफाई कर दूं कि सबसे पहले इस एक्ट में हमारे पास 27 सेक्शंस हैं, तो कंपैरेटिवली ये थोड़ा सा छोटा एक्ट है, तो 2-3 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड आ गया, इसको पढ़ने का बेस्ट तरीका है कि आप अपनी जो बेयर एक्ट है वो पास में लेके बैठें, बेयर एक्ट से आप सेक्शन रीड करें, और उसके बाद यहाँ पे जो मैंने की पॉइंट्स में समझाया है आपको वो जो है आप अच्छे से समझें। अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, और हर एक जो सेक्शन को ब्रेक डाउन करके पढ़ाया गया है। थर्ड है हमारे पास कि अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हर एक लेक्चर के नीचे एक नंबर दिया होता है, व्हाट्सअप नंबर, आप वहाँ पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं पीडीएफ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है। अब हम जो है इस एक्ट को स्टार्ट करेंगे। ये जो एक्ट है ये प्रोवाइड करती है कॉन्स्टिट्यूशन जो है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का इंक्वायर करने के लिए या कॉज करने के लिए इंक्वायरीज जो कंडक्ट की जाएंगी ऑफेंसेस में जो कमिट किए गए हैं अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। सर्टेन कैटेगरीज के जो पब्लिक सर्वेंट्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनके द्वारा, या फिर जो कॉरपोरेशंस हैं जो इस्टेब्लिश की गई हैं या अंडर सेंट्रल एक्ट की गई हैं, गवर्नमेंट कंपनीज या सोसाइटीज़ या फिर लोकल अथॉरिटीज़ जो ओन की गई हैं या कंट्रोल की गई हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, या उन मैटर्स के लिए जो कनेक्टेड हैं इससे या फिर इंसिडेंटल हैं उनसे। बी इट इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट इन द 54th ईयर ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया एज फॉलोज। ये इनेक्ट किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, 54th ईयर जो है हमारे पास पार्लियामेंट का, और ये ऐसे स्टार्ट होगा। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी। पहला सेक्शन है हमारे पास, उसमें बताया गया है इसका शॉर्ट टाइटल क्या होगा एक्ट का। एक्ट का शॉर्ट टाइटल होगा द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। आपको नाम भी याद रखना है, आपको जो ईयर है वो भी याद रखना है, यहाँ से जो है आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट आ गया, इसमें हमारे पास सेकंड सेक्शन आपके पास जो कि डेफिनेशंस की बात करता है। इस एक्ट में जब तक कि कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर नहीं करता है तो जो फॉलोइंग दिए गए हैं हमारे पास टर्म्स, उनका वही मतलब होगा जो उनके सामने एक्सप्लेन किया है। ये आ गया हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफिशियली अपॉइंट किया जाता है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 जो है एक्ट का। कमीशन जो है वो रेफर करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो इस्टेब्लिश किया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जो है एक्ट का। थर्ड डेफिनेशन आ गई हमारे पास दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट है वो बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। डी आ गया हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी है जो डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर। फिर आ गया हमारे पास सेक्शन 2 क्लोज डी ए जो कि लोकपाल को डिफाइन करता है। लोकपाल रेफर करता है अथॉरिटी जो इस्टेब्लिश की गई है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 का। फिर आगे ई हमारे पास प्रिस्क्राइब्ड का मतलब है जो स्पेसिफाइड है रूल्स के द्वारा जो फ्रेम किए गए हैं इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट आ गया हमारे पास विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर एक ऑफिशियल है जो अपॉइंट किया गया है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 जो है एक्ट का। तो यहाँ पे हमारे पास जो है कैसे जो है सेक्शन 2 जो है वो डेफिनेशंस की बात करता है। ऑल्दो डेफिनेशंस में अभी तक आपने जितना देखा होगा सेक्शंस रेफर किए गए हैं डिफरेंट एक्ट्स के, इसमें यहाँ पे कुछ भी डायरेक्टली जो है एक्सप्लेन नहीं किया गया है। तो ए आ गया, इसमें हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये ऑफिशियल अपॉइंट किया गया है सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 जो है एक्ट का। बी आ गया हमारे पास कमीशन जो है वो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को ही जो है रेफर करता है जो इस्टेब्लिश किया गया है सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जो है एक्ट का उसके अंदर।
सी आ गया हमारे पास दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट। ये बॉडी है जो कॉन्स्टिट्यूट की गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 जो है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के अंडर। नेक्स्ट आ गया डी हमारे पास गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी एक कंपनी है जो डिफाइन की गई है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर। ई आ गया हमारे हमारे पास लोकपाल। लोकपाल अथॉरिटी है जो डिफाइन की गई है हमारे पास सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013 के अंदर। फिर आ गया हमारे पास ई जो है वो बात करता है प्रिस्क्राइब्ड, जो डेफिनेशन है उसकी। प्रिस्क्राइब्ड टर्म का मतलब है जो स्पेसिफाई किया गया है, जो रूल्स फ्रेम किए गए हैं एक्ट के अंदर। फिर आ गया हमारे पास एफ, दैट इज विजिलेंस कमिश्नर। विजिलेंस कमिश्नर वो ऑफिशियल हैं जो अपॉइंट किए गए हैं सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 जो है एक्ट का, उसके अंडर। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर 2। चैप्टर 2 बात करता है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। सबसे पहले बात करेंगे हम सेक्शन 3 की, जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है। फर्स्ट पॉइंट है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सीवीसी। एक स्टैट्यूटरी बॉडी कॉल्ड सेंट्रल विजिलेंस कमीशन वो कॉन्स्टिट्यूट की गई है इस एक्ट के अंदर। अर्लियर सीवीसी जो है वो फॉर्म किया गया था अंडर 1999 ऑर्डिनेंस एंड गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, जो डीम्ड माना जाएगा कि कॉन्स्टिट्यूट किया गया था इस एक्ट के अंदर। सेकेंड पॉइंट है हमारे पास कॉम्पोजिशन ऑफ द कमीशन। कौन कौन जो है इसके मेंबर्स होते हैं, कैसे कंपोज की गई है ये बॉडी। पहला आ गया हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर जो कि चेयरपर्सन होंगे। फिर आ गया अप टू 2 विजिलेंस कमिश्नर्स, 2 विजिलेंस कमिश्नर्स होंगे जो यहाँ के मेंबर्स होंगे। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 3। सबसे पहले चैप्टर नंबर है सेकंड हमारे पास। इसका जो टाइटल है हमारे पास वो है द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ये भी जो है आपको याद रखना है। इसमें फर्स्ट सेक्शन है हमारे पास सेक्शन 3 जो बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन जो है जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का, इसमें पहला जो पॉइंट है वो बात करता है इस्टेब्लिशमेंट की। इस्टेब्लिश में बताया गया है कि सीवीसी जो है हमारे पास ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो इस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूट की गई है। अर्लियर जो है किस फॉर्म में की गई थी, ये फॉर्म की गई थी अंडर 1999 ऑर्डिनेंस एंड गवर्नमेंट रेजोल्यूशन। ये जो है आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसके अंडर फॉर्म की गई थी जो डीम्ड मानी जाएगी कि कॉन्स्टिट्यूट की गई है इस एक्ट के अंदर। सेकंड पॉइंट है आपका कॉम्पोजिशन। तो इसमें जो है हमारे पास कॉम्पोजिशन में 2 पार्टीज आएंगी। पहला आ गया हमारे पास चेयरमैन, दूसरा आ गया हमारे पास मेंबर्स। चेयरमैन कौन होगा, जो हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर होंगे वो चेयरपर्सन होंगे। दूसरा आ गया हमारे पास जो 2 मेंबर्स हैं हमारे पास विजिलेंस कमिश्नर के, वो होंगे हमारे पास कोई भी 2 विजिलेंस कमिश्नर्स जो हैं हमारे पास वो मेंबर्स की कैटेगरी में आएंगे। तो टोटल हमारे पास 3 मेंबर्स हैं। थर्ड पॉइंट आ गया हमारे पास एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट। अपॉइंटमेंट्स जो है किए जाएंगे पर्सन से जो कि पहला पॉइंट है सर्व किया है ऑल इंडिया सर्विसेज में, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, या फिर उन्होंने सीनियर पोजीशंस होल्ड की हैं पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशंस में या गवर्नमेंट कंपनीज में, जो एक्सपर्टीज हैं जिनकी फाइनेंस में, लॉ में, विजिलेंस में या फिर इन्वेस्टिगेशन में। इसमें आ गए नॉट मोर देन 2 मेंबर्स कैन बी फ्रॉम ईदर कैटेगरी। तो 2 से ज़्यादा जो मेंबर हैं वो ईदर कैटेगरी के नहीं हो सकते, मतलब डिफरेंट कैटेगरी के होने यहाँ पे ज़रूरी हैं। एक ही कैटेगरी से 2 मेंबर्स नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट आ गया अपॉइंटमेंट ऑफ सेक्रेटरी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है सेक्रेटरी की, जो कमीशन की सेक्रेटरी हैं। कंटिन्यूटी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑफिशियल्स, तो कंटिन्यूटी क्या होगी एग्जिस्टिंग ऑफिशियल्स की। कमिश्नर्स या फिर सेक्रेटरी जो अपॉइंट किए गए हैं अर्लियर ऑर्डिनेंस में या रेजोल्यूशंस में डीम्ड माने जाएंगे कि वो अपॉइंटेड हैं इस एक्ट के अंदर सेम टर्म्स पे और कंडीशंस पे। 6 पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास टर्म ऑफ ऑफिस। इसमें आ गया हमारे पास टर्म जो है वो काउंट की जाती है उस डेट से जहाँ पे ऑफिशियल एंटर होता है ऑफिस में और कंटिन्यू की जाती है इस एक्ट के अंदर।
7th आ गया हमारे पास हेडक्वार्टर्स। जो हेडक्वार्टर है कमीशन का वो लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास थर्ड पॉइंट जो है वो बात करता है एलिजिबिलिटी की, कि किस जो मेंबर्स हैं वो कब एलिजिबल होंगे। इसमें आ गया हमारे पास 2 कैटेगरीज। पहला आ गया हमारे पास जो मेंबर है वो सर्व किए जाने चाहिए ऑल इंडिया सर्विसेज में, सेंट्रल सिविल सर्विसेज में या फिर पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में। दूसरा आ गया सीनियर पोजीशन होल्ड की जानी चाहिए पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन में या गवर्नमेंट कंपनीज में जो डील कर रही हैं या जो एक्सपर्टीज़ है जिनकी फाइनेंस में, लॉ में, विजिलेंस में या इन्वेस्टिगेशन में। कोई भी 2 मेंबर सेम कैटेगरी के नहीं हो सकते हैं, एक इस कैटेगरी का होगा, एक इस कैटेगरी का होगा। फिर 4th बात करता है हमारे पास सेक्रेटरी की। जो सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट होता है वो करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। 5th पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास कंटिन्यूटी क्या है, जो एग्जिस्टिंग ऑफिशियल्स हैं। तो कमिश्नर या सेक्रेटरी जो अपॉइंट किए गए हैं वो डीम्ड, जो हमारे पास पिछले ऑर्डिनेंस या रेजोल्यूशन के अंडर अपॉइंट किए गए थे वो डीम्ड माने जाएंगे कि वो अपॉइंट किए गए हैं इस एक्ट के अंदर और वो सेम टर्म और कंडीशंस पे जो है कंटिन्यू करेंगे। 6th आ गया इसमें हमारे पास टर्म ऑफ ऑफिस। जो टर्म है वो काउंट की जाती है उस डेट से जब ऑफिशियल जो है अपना एंटर करता है ऑफिस में। तो ऑफिशियल जो है वो एंटर करता है ऑफिस में और कंटिन्यू करता है इस एक्ट के अंदर, तो वहाँ से टर्म काउंट होगी। 7th पॉइंट वो बात करता है हेडक्वार्टर्स की। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है सीवीसी का, ये है हमारे पास न्यू दिल्ली में। तो ये आपके पास जो है, आप थोड़ा सा एलिजिबिलिटी वाला जो पॉइंट है वो ध्यान रखें। सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ये ध्यान रखें। टर्म और कंटिन्यूटी एमसीक्यू पॉइंट से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में है, ये भी आप जो है ध्यान रखें। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास 4th पॉइंट, दैट इज अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर और जो है विजिलेंस कमिश्नर्स। तो अपॉइंटमेंट कब कैसे होगी, कौन करेगा, ये सब जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की और विजिलेंस कमिश्नर्स की वो हम पढ़ेंगे 4th सेक्शन में। पहला पॉइंट है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। तो यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को और विजिलेंस कमिश्नर को जो वारंट जो है देके अंडर हिज हैंड एंड सील। फिर आगे रिकमेंडेशन कमेटी। अपॉइंटमेंट किए जाएंगे रिकमेंडेशन पे 3 मेंबर कमेटी की, जो कंसिस्ट करता है प्राइम मिनिस्टर को एज चेयरपर्सन, जो मिनिस्टर है होम अफेयर्स एज मेंबर और जो लीडर हैं ऑपोजिशन के लोकसभा में एज मेंबर। अगर कोई लीडर ऑफ ऑपोजिशन फॉर्मली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है तो जो लीडर है लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का लोकसभा में, उनको इंक्लूड किया जाएगा। 3rd पॉइंट आ गया हमारे पास वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट। एक अपॉइंटमेंट जो है वो वैलिड रहता है इवन इफ अगर वैकेंसी है सिलेक्शन कमिटी में। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 4। सेक्शन 4 जो है वो बात करता है अपॉइंटमेंट की। अपॉइंटमेंट किसके अपॉइंटमेंट की, जो हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं प्लस जो हमारे पास विजिलेंट कमिश्नर्स हैं। पहला है हमारे पास अपॉइंटिंग अथॉरिटी। कौन इनको अपॉइंट करेगा, हमारे पास जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो जो है अपॉइंट करेंगे सीवीसी को और विजिलेंस कमिश्नर्स को। सेकेंड आ गया हमारे पास रिकमेंडेशन कमेटी में कौन कौन शामिल होगा। तो रिकमेंडेशन कमेटी में आ गया हमारे पास 3 जो है मेंबर्स जो हैं 3 लोग जो हैं वो इंक्लूडेड होंगे। सबसे पहले आ गए हमारे पास प्राइम मिनिस्टर जो चेयरपर्सन होंगी। उनके अलावा 2 मेंबर्स आ गए हमारे पास। एक आ गया हमारे पास मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स जो कि मेंबर होंगे। फिर आ गया हमारे पास जो लीडर होंगे हमारे पास ऑपोजिशन के, वो मेंबर होंगे। वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट, तो वैलिड होगा कोई भी अपॉइंटमेंट इवन इफ सेलेक्टेड कमेटी, मतलब कि इस जो सेलेक्टेड कमेटी होगी उसमें अगर कोई वैकेंसी है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस स्लाइड में जो याद रखने वाला है वो है आपके पास सेक्शन 4 है। ये बात करता है अपॉइंटमेंट की। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर प्लस जो विजिलेंस कमिश्नर्स हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है कि अपॉइंटमेंट होगी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, क्योंकि बहुत सारे सेक्शंस में जो डिसाइडिंग अथॉरिटी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, तो वो पक्का ऑप्शन में होगा। बट यहाँ पे जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंट करेंगे। रिकमेंडेशन कमेटी के भी आपको तीनों मेंबर्स याद रखने हैं।
प्राइम मिनिस्टर यहाँ पे चेयरपर्सन होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यहाँ पे मेंबर होंगे, लीडर जो है ऑपोजिशन के वो यहाँ पे जो है मेंबर होंगे। अगर ऑफिशियली अपॉइंट नहीं किया गया है लीडर को ऑपोजिशन के, तो जो लार्जेस्ट ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे उनको उनकी जगह पे जो है बिठाया जाएगा। फिर आ गया तीसरा, हमारे पास ये जो है वैलिड होंगी जो अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इवन इफ सिलेक्टेड कमिटी में कोई वैकेंसी भी है तब भी। तो यहाँ पे पहले 2 पॉइंट जो हैं वो आपको एमसीक्यू पर्पस से याद रखने हैं। फिर आ गया हमारे पास नेक्स्ट सेक्शन, सेक्शन नंबर 5। सेक्शन नंबर 5 करता है टर्म्स और दूसरी कंडीशंस जो है सर्विस की ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। तो क्या क्या टर्म्स और कंडीशंस होंगी सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की सर्विस की। पहला आ गया हमारे पास टेन्योर ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। ये होल्ड करता है ऑफिस को 4 साल के लिए या फिर जब तक 65 ईयर्स ऑफ एज नहीं होती है, जो भी पहले होता है। एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए कमीशन में जब कंप्लीट कर लेते हैं अपनी टर्म को। फिर आ गया हमारे पास टेन्योर क्या होगा विजिलेंस कमिश्नर्स का। होल्ड करते हैं ऑफिस को 4 साल के लिए या फिर 65 ईयर्स की एज नहीं होती, जो भी अर्लियर है। एलिजिबल है अपॉइंटमेंट के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के लिए। टोटल जो कंबाइंड टेन्योर होगा विजिलेंस कमिश्नर का एंड जो अगर वही इंसान बन जाता है, वही जो विजिलेंस कमिश्नर है वो यहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी बन जाता है, तब भी टोटल पीरियड जो है वो एक्सीड नहीं करेगा 4 साल को। फिर आ गया ओथ या अफर्मेशन। वो जो है ओथ या अफर्मेशन लेंगे प्रेसिडेंट के सामने या ऑथराइज्ड पर्सन के सामने अज्यूम करने से पहले ऑफिस को। रेजिग्नेशन, रिजाइन किया जाएगा सबमिट करके एक रिटन रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट को। 5th आ गया रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। इनको रिमूव किया जा सकता है सेक्शन 6 जो है एक्ट का उसके अकॉर्डेंस में। तो यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बहुत सारे आपके एमसीक्यू बन सकते हैं इस सेक्शन से। सेक्शन 5 बात करता है हमारे पास टर्म एंड कंडीशंस की। जो सर्विस होगी यहाँ पे हमारे पास जो सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर्स हैं। सबसे पहले हम टेन्योर की बात करेंगे। टेन्योर को जो है हम 2 पार्ट्स में कर लेते हैं। पहला टेन्योर हम कर लेते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का, दूसरा हम कर लेते हैं विजिलेंस कमिश्नर का। इसमें आ गया हमारे पास 4 साल या फिर आ गया 65 ईयर्स ऑफ एज, जो भी अर्लियर होगा। दूसरा आ गया एलिजिबल नहीं है रीअपॉइंटमेंट के लिए, तो रीअपॉइंट नहीं किया जा सकता है। टेन्योर ऑफ विजिलेंस कमिश्नर में पहला पॉइंट है हमारे पास सेम पॉइंट है, 4 साल के लिए या फिर 65 ईयर्स ऑफ एज नहीं हो जाती, जो भी पहले है। दूसरा आ गया ये यहाँ पे एलिजिबल है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बनने के लिए। तीसरा आ गया उनका जो कंबाइंड टेन्योर होगा एज विजिलेंस कमिश्नर, और अगर उसके बाद वो जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर बन जाते हैं तो इनका जो टोटल टेन्योर है वो 4 साल से ज़्यादा का नहीं होगा। फिर बात की जाती है ओथ की। ओथ जो है कौन देगा, प्रेसिडेंट देंगे या कोई और ऑथराइज्ड पर्सन जिसको ऑथराइज किया गया है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास रेजिग्नेशन। रेजिग्नेशन जो है रिटन रेजिग्नेशन जाएगा, वो भी प्रेसिडेंट को जाएगा। फिर आ गया हमारे पास रिमूवल फ्रॉम ऑफिस। रिमूवल होगा जैसा कि सेक्शन 6 में बताया गया है, तो जब हम आगे सेक्शन 6 अभी पढ़ेंगे तब आपको जो है रिमूवल की कंडीशंस पता लग जाएंगी। तो इस सेक्शन में बहुत कुछ याद रखने वाला है। टेन्योर एंड कंडीशन जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की। टेन्योर आप अच्छे से याद रखें, जब वो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं तब 4 साल या 65 ईयर्स, रीअपॉइंटमेंट नहीं होगी। अगर कोई विजिलेंस कमिश्नर है 4 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज, एलिजिबल हैं वहाँ पे सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के लिए। दोनों का जो कंबाइंड हमारे पास यहाँ पे टेन्योर होगा, दोनों अगर वो दोनों पोजीशन में सर्व किया है तो वो 4 साल से ज़्यादा नहीं होगा। ओथ दी जाएगी प्रेसिडेंट को, रेजिग्नेशन दिया जाएगा प्रेसिडेंट को, रिमूवल होगा सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग। फिर आ गया 6 पॉइंट हमारे पास पोस्ट रिटायरमेंट रिस्ट्रिक्शन, कि रिटायरमेंट के बाद कोई रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिटायरमेंट के बाद वो एलिजिबल नहीं होंगे डिप्लोमेटिक पोस्ट के लिए, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, या अपॉइंटमेंट्स जो दी जाती हैं प्रेसिडेंशियल वारंट पे। कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हेल्ड नहीं करेंगे सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। फिर आ गया सैलरी और अलाउंसेस। जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उनकी सैलरी सेम होगी जो कि चेयरमैन की होती है यूपीएससी के अंडर।
जो यूपीएससी के चेयरमैन की होती है। फिर आगे विजिलेंस कमिश्नर सेम, जो कि एक मेंबर की होती है यूपीएससी के। 8th आ गया हमारे पास पेंशन एंड सैलरी एडजस्टमेंट। अगर रिसीव कर रहे हैं एक गवर्नमेंट सैलरी तो गवर्नमेंट पेंशन अगर रिसीव कर रहे हैं तो सैलरी रिड्यूस की जाएगी जो पेंशन अमाउंट है उससे। अगर रिसीव कर रहे हैं रिटायरमेंट बेनिफिट्स किसी भी पीएसयू से या फिर गवर्नमेंट कंपनी से तो सैलरी रिड्यूस की जाएगी पेंशन इक्विवेलेंट अमाउंट की। फिर आगे प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस कंडीशंस। सैलरी अलाउंसेस, पेंशन या सर्विस कंडीशंस वो चेंज नहीं होंगे जो डिसएडवांटेज है सीवीसी की या फिर जो विजिलेंस कमिश्नर है अपॉइंटमेंट के बाद। तो यहाँ पे जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है पॉइंट्स डिस्कस करने वाले या एमसीक्यू पर्पस से वो है हमारे पास ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो पोस्ट रिटायरमेंट भी जो है इस पोस्ट पे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो रिटायरमेंट के बाद एलिजिबल नहीं होंगे किन चीज़ों के लिए, किसी भी डिप्लोमेटिक पोस्ट के लिए, यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या किसी भी अपॉइंटमेंट के लिए जो हमारे पास प्रेसिडेंट के वारंट पे होती है। सेकंड आ गया कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट जो है वो हेल्ड नहीं करेंगे जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आता है। 7th बात करता है सैलरी की। सैलरी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की वो सेम होगी जो कि चेयरमैन की होती है, एक यूपीएससी के चेयरमैन की होती है। फिर जो विजिलेंस कमिश्नर है उनकी सेम होगी जो एक मेंबर की होती है यूपीएससी के। 8th आ गया इसमें हमारे पास पेंशन एंड सैलरी एडजस्टमेंट। अगर पेंशन रिसीव कर रहे हैं तो सैलरी रिड्यूस की जाएगी पेंशन अमाउंट से, और अगर कोई पीएसयू या गवर्नमेंट कंपनी से उन्होंने कोई रिटायरमेंट बेनिफिट लिए हैं तो वहाँ भी जो है सैलरी रिड्यूस होगी। 9th आ गया हमारे पास प्रोटेक्शन ऑफ सर्विस कंडीशन। कोई भी सैलरी अलाउंस, पेंशन या सर्विस कंडीशन वो चेंज नहीं किए जा सकते डिसएडवांटेज के लिए सीवीसी की या फिर वीसी की अपॉइंटमेंट के। तो यहाँ पे कोई डिसएडवांटेज जो है वो नहीं हो सकती। तो यहाँ पे जो है 4 पॉइंट्स में जो आपको एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो हमारे ये 2 पॉइंट्स हैं कि पोस्ट रिटायरमेंट जो रिस्ट्रिक्शंस है वो कहाँ पे हैं, वो आपके जो है इन 2 पॉइंट्स में। फिर सैलरी जो है वो किसके इक्विवेलेंट दी जाएगी, चेयरमैन यूपीएससी के और मेंबर जो हैं यूपीएससी के उनके इक्विवेलेंट दी जाएगी। तो ये जो 2 पॉइंट्स हैं वो इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है वो बात करता है रिमूवल ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की और जो है विजिलेंस कमिश्नर की। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास फर्स्ट पॉइंट कि कैसे रिमूव होते हैं सीवीसी और जो वीसीज हैं हमारे पास। पहला पॉइंट है रिमूवल बाय प्रेसिडेंट ऑन सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर हैं या फिर जो विजिलेंस कमिश्नर हैं वो रिमूव किए जा सकते हैं ओनली बाय द प्रेसिडेंट, सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। रिमूवल बेस्ड होगा प्रूव्ड मिसबिहेवियर पे या इनकैपेसिटी पे। सुप्रीम कोर्ट जो है जब रेफरेंस दिया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा वो कंडक्ट कर सकते हैं एक इंक्वायरी या रिकमेंड कर सकते हैं रिमूवल। सेकेंड पॉइंट आ गया इसमें हमारे पास पावर ऑफ सस्पेंशन। यहाँ पे प्रेसिडेंट सस्पेंड कर सकते हैं सीवीसी को या विजिलेंस कमिश्नर को जो पेंडेंसी होती है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की। ऑफिसर जो है वो प्रोहिबिट भी किया जा सकता है अटेंड करने से ऑफिस को इस पीरियड के दौरान। थर्ड आ गया हमारे पास डायरेक्ट रिमूवल विदाउट सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। तो किन केसेस में डायरेक्ट रिमूवल भी हो सकता है और यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है। इसमें आ गया हमारे पास प्रेसिडेंट को रिमूव किया जा सकता है सीवीसी से या फिर विजिलेंस कमिश्नर की पोस्ट से अगर वो डिक्लेयर कर दिया जाता है इंसॉल्वेंट, कन्विक्ट कर दिया जाता है एक ऑफेंस का जो इन्वॉल्व करता है मोरल टर्पिट्यूड, इंगेज करता है किसी पेड एम्प्लॉयमेंट में ऑफिशियल ड्यूटीज़ के बाहर, अनफिट है मेंटल या फिजिकल इन्फॉर्मिटी की वजह से, उसके पास फाइनेंशियल या दूसरा इंटरेस्ट है जो प्रीजुडिशियल है उसके जो ऑफिशियल फंक्शंस हैं। तो यहाँ पे इंटरेस्ट जो है ऑफिशियल फंक्शन से ऑपोजिट है। तो यहाँ पे आ गया हमारे पास सेक्शन 6। सेक्शन 6 हमारे पास बात करता है रिमूवल की, कैसे रिमूव किया जाएगा सीवीसी को और हमारे पास जो वीसीज हैं उनको। पहली बात होती है कि ये जो है रिमूव किए जा सकते हैं सिर्फ प्रेसिडेंट के द्वारा। ग्राउंड क्या होगा, प्रूव्ड मिसबिहेवियर या फिर इनकैपेसिटी, ये ग्राउंड होगा।
इंक्वायरी कौन कंडक्ट करेगा? सुप्रीम कोर्ट जो है वो इसमें इंक्वायरी कंडक्ट करेंगे। दूसरा जो है वो बात करता है सस्पेंशन की। सस्पेंशन जो है वो कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट जो है वो सस्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे जो है जब पेंडेंसी होती है सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी की, प्लस जो है अवॉइड प्रोहिबिट किया जा सकता है उस पर्सन को कि वो जो है ऑफिस अटेंड नहीं करेंगे जब तक वो सस्पेंडेड है। तीसरा आ गया हमारे पास कब रिमूव कर सकते हैं विदाउट सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी। तो यहाँ पे हमारे पास जो है 5 पॉइंट्स हैं। पहला आ गया जब उनको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। दूसरा आ गया हमारे पास कन्विक्ट कर लिया जाता है किसी भी ऑफेंस का जो इंक्लूड करता है मोरल टर्पिट्यूड। तीसरा आ गया कोई पेड एम्प्लॉयमेंट की है उन्होंने आउटसाइड जो उनकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ हैं। फोर्थ आ गया वो अनफिट हैं किसी मेंटल या फिर कोई फिजिकल इन्फॉर्मिटी की वजह से। फिफ्थ आ गया इसमें हमारे पास कोई फाइनेंशियल या फिर अदर इंटरेस्ट हैं जो प्रीजुडिशियल हैं उनके ऑफिशियल फंक्शन से। तो आपको जो है इसमें याद क्या रखना है, इसमें ऑनेस्टली तीनों की तीनों पॉइंट ही एमसीक्यू बेसिस हो सकते हैं आपके। तो इसमें सेक्शन 6 है वो बात करता है रिमूवल की, सीवीसी की और वीसीज की। इसमें प्रेसिडेंट रिमूव कर सकते हैं प्रूव्ड मिसबिहेवियर पे और इनकैपेसिटी के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट इसमें इंक्वायरी करेगा। सस्पेंशन किया जा सकता है प्रेसिडेंट के द्वारा और इस जब सुप्रीम कोर्ट की जो इंक्वायरी है वो पेंडिंग होती है, और प्रोहिबिट किया जा सकता है इस दौरान उनको ऑफिस अटेंड करने से। कौन कौन से केसेस में रिमूवल होता है बिना सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के? इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, कन्विक्टेड हैं किसी ऑफेंस के जो इंक्लूड करता है मोरल टर्पिट्यूड, कोई पेड एम्प्लॉयमेंट की है आउटसाइड ऑफिशियल ड्यूटीज़, या अनफिट है मेंटल और फिजिकल इन्फॉर्मिटी की वजह से। लास्ट आ गया कोई फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट है जो प्रेजुडिशियल है ऑफिशियल जो फंक्शंस हैं उनको। तो आपको जो है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों चीज़ें ही याद रखनी है। फोर्थ पॉइंट इसमें आ गया हमारे पास डीम्ड मिसबिहेवियर। डीम्ड मिसबिहेवियर अगर सीवीसी या विजिलेंस कमिश्नर उसका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या डिराइव करता है बेनिफिट उनसे अदर देन नॉर्मल शेयर होल्डर, तो उसको ट्रीट किया जाएगा मिसबिहेवियर और उनको जो है रिमूवल एप्लीकेबल होगा। तो फोर्थ बात करता है डीम्ड मिसबिहेवियर। तो मिसबिहेवियर जो टर्म है हमारे पास इसमें एक बिहेवियर है जो इंक्लूड किया गया है। तो क्या मिसबिहेवियर माना जाएगा कि यहाँ पे अगर सीवीसी है या कोई वीसी है जिसका इंटरेस्ट है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट में या कोई बेनिफिट ड्राइव करता है अदर देन नॉर्मल शेयर होल्डर, तो यहाँ पे इसको जो है मिसबिहेवियर माना जाएगा और उसका जो रिमूवल है उसके लिए एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है पावर टू मेक रूल्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर स्टाफ, कि सेंट्रल गवर्नमेंट की क्या पावर्स हैं कि वो रूल बना सकते हैं स्टाफ के लिए। पहला आ गया हमारे पास रूल मेकिंग अथॉरिटी। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पावर्ड है कि वो रूल बना सकते हैं कंसल्टेशन में कमीशन की। दूसरा आ गया स्कोप क्या है इन रूल्स का, रूल जो है वो रिलेट कर सकते हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास जो नंबर है स्टाफ मेंबर्स के कमीशन के। दूसरा आ गया कंडीशंस जो हैं उनकी सर्विस की। तो यहाँ पे बात की जा रही है सेक्शन 7 की, जो बात करते हैं कि किसके पास पावर है रूल्स बनाने की। ये है हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट की, और किससे रिलेटेड है? स्टाफ से रिलेटेड क्या रूल्स हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास रूल मेकिंग अथॉरिटी कौन है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है। कंसल्टेशन होगी यहाँ पे हमारे पास कमीशन की। दूसरा आ गया स्कोप क्या है हमारे पास रूल्स का, रूल्स किससे रिलेटेड हो सकते हैं। ये आ गया कितने जो है यहाँ पे स्टाफ मेंबर्स होंगे, तो नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स। दूसरा आ गया यहाँ पे हमारे पास जो कंडीशंस हैं सर्विस के। तो यहाँ पे आपको जो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो सेक्शन 7 याद रखना है। क्या पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की स्टाफ के लिए रूल बना सकते हैं, तो मेन पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट की, कंसल्टेशन चाहिए कमीशन का। किससे रिलेटेड रूल बना सकते हैं, नंबर ऑफ स्टाफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स होंगे स्टाफ में, या फिर जो कंडीशंस हैं सर्विस की, इससे रिलेटेड। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है वो बात करता है फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो क्या फंक्शंस होंगे और क्या पावर्स होंगी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की।
इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 8 जो बात करता है फंक्शंस और जो पावर्स हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। पहला आ गया सुपरिंटेंडेंस ओवर सीबीआई डीएसपीई। ये एक्सरसाइज करता है सुपरिंटेंडेंस दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट सीबीआई करप्शन केसेस में अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988। ये इशू कर सकते हैं डायरेक्शंस जो हैं डीएसपीई को, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन किसी भी पर्टिकुलर मैटर में। सेकंड पॉइंट आ गया इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन पावर्स। इंक्वायर कर सकते हैं या ऑर्डर कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन रेफरेंस पे फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट से अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, पीएसयू या गवर्नमेंट कंपनी ऑफिशियल्स। तीसरा आ गया ऑफिशियल्स जो हैं सोसाइटीज़ के या लोकल अथॉरिटीज़ के जो कंट्रोल किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये इंक्वायर भी किया जा सकता है कंप्लेंट्स में जो स्पेसिफाइड कैटेगरीज जो है ऑफिशियल की उनके अगेंस्ट। तो इसमें आ गया हमारे पास चैप्टर 3। चैप्टर 3 जो है वो बात करता है फंक्शंस एंड जो पार्ट्स हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 8। सेक्शन 8 अगेन सेम हमारे पास टाइटल होगा फंक्शंस एंड पावर्स जो है हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। पहला आ गया सुपरिंटेंडेंस होती है ओवर सीबीआई। तो सीबीआई के ऊपर जो है सुपरविजन होता है हमारे पास सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का। ये जो है हमारे पास स्पेशल दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट जो इंक्लूड करता है सीबीआई को कौन से केसेस में, जो हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के केसेस हैं उनमें। यहाँ पे जो है डायरेक्शन दी जा सकती है, लेकिन जो है इन्वेस्टिगेशन जो है वो डायरेक्ट नहीं की जा सकती किसी पर्टिकुलर मैनर में। दूसरा आ गया हमारे पास इंक्वायरी और क्या इन्वेस्टिगेशन पावर्स हैं। इंक्वायर कर सकते हैं या इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, रेफरेंस चाहिए यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का, किसके अगेंस्ट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, पीएसयू या फिर जो गवर्नमेंट कंपनी के ऑफिशियल्स हैं। फिर आ गया जो ऑफिशियल्स हैं सोसाइटीज़ के एंड जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं जो कंट्रोल की जाती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये जो है इंक्वायर कर सकते हैं उन कंप्लेंट्स में भी जो दी जाती हैं स्पेसिफाइड कैटेगरीज जो हैं ऑफिशियल की उनके अगेंस्ट। तो बेसिकली यहाँ पे याद रखना है आपको फर्स्ट पॉइंट मोस्टली। सेकंड में आपको थोड़ा सा इतना आइडिया होगा कि जो भी ऑफिशियल सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं उनके मामलों में जो है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन पावर जो है सीबीसी जो है होल्ड करता है, और यहाँ पे रेफरेंस चाहिए हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का। फर्स्ट वाला इंपॉर्टेंट है कि इसकी सीबीआई जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंदर आते हैं सीबीआई के हमारे पास, और ये किन मामलों से रिलेटेड, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के मामलों से रिलेटेड इसका जो है सुपरविजन होगा या सुपरिंटेंडेंस होगा। यहाँ पे जो है डायरेक्शंस दी जा सकती हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एक पर्टिकुलर मामले में डायरेक्ट नहीं की जा सकती। थर्ड आ गया हमारे पास रिव्यू फंक्शंस, रिव्यूज प्रोग्रेस ऑफ करप्शन इन्वेस्टिगेशंस कंडक्टेड बाय डीएसपीई। रिव्यू करते हैं करप्शन इन्वेस्टिगेशन में क्या प्रोग्रेस हुई है जो डीएसपीई कंडक्ट कर रहा है। रिव्यू करते हैं पेंडिंग सैंक्शन जो है प्रोसिक्यूशन का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। तो रिव्यू करते हैं कोई भी पेंडिंग सैंक्शन जो है प्रोसिक्यूशन का प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर। फिर आगे एडवाइजरी रोल, टेंडर करते हैं एडवाइस सेंट्रल गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, गवर्नमेंट कंपनीज को, सोसाइटीज़ को, लोकल अथॉरिटीज़ को विजिलेंस पे या करप्शन रिलेटेड मैटर्स में। फिर आ गया सुपरिंटेंडेंस ओवर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन, एक्सरसाइज करते हैं ओवरऑल सुपरविजन विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन का सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में और सेंट्रल गवर्नमेंट जो कंट्रोल बॉडीज़ हैं ये जो है इशू नहीं कर सकते हैं डायरेक्शंस पॉलिसी मैटर्स पे या फिर एक्ट जो कॉन्ट्ररी है गवर्नमेंट विजिलेंस डायरेक्शंस में। तो बेसिकली इस स्लाइड में आपके पास जनरली एमसीक्यू बेसिस याद रखने वाला कुछ नहीं है, लेकिन आपको जनरल पार्ट्स बताई गई हैं या फंक्शंस बताए गए हैं यहाँ पे जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का है उनके। तो इसमें आ गया हमारे पास पहली बात तो रिव्यू करते हैं फंक्शंस को, जो इन्वेस्टिगेशंस की जाती हैं करप्शन के केसेस में डीएसपीई के द्वारा या फिर जो पेंडिंग सैंक्शंस है हमारे पास प्रोसिक्यूशन के लिए जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में। उसके बाद एडवाइस करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स को, फिर आ गया गवर्नमेंट कंपनीज़ को विजिलेंस पे या फिर करप्शन रिलेटेड मैटर्स में, तो एडवाइजरी पावर्स भी हैं हमारे पास। फिर आ गया हमारे पास सुपरिंटेंडेंस ओवर विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन,
तो विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन पे भी जो है सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ में या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल बॉडीज़ हैं उन पे ये एक्सरसाइज करता है। फिर आगे इशू नहीं कर सकते हैं डायरेक्शन पॉलिसी मैटर्स पे या फिर कोई भी एक्ट जो कॉन्ट्ररी है गवर्नमेंट विजिलेंस डायरेक्शन से, तो यहाँ पे जो है पॉलिसी मैटर्स पे डायरेक्शंस नहीं दे सकते हैं। तो जनरली यहाँ पे आपको वैसे ध्यान रखना है थोड़ा सा कि क्या क्या पार्ट्स हैं, लेकिन याद रखने वाला इसमें एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा नहीं है। नेक्स्ट आगे इसमें हमारे पास ऑफिशियल्स कवर्ड अंडर सीवीसी ज्यूरिसडिक्शन। तो कौन कौन से ऑफिसर्स हैं जो सीवीसी ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आएंगे। पहला आ गया डायरेक्टली कवर्ड ऑफिशियल्स, ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स सर्विंग द यूनियन, ग्रुप ए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो इसमें समरी वाला ऐसा कुछ नहीं होगा, तो मैं आपको यही पॉइंट टू पॉइंट समझा देती हूँ। तो पहला पॉइंट है कि डायरेक्टली जो कवर किए जाते हैं ऑफिशियल्स, जिसमें ऑल इंडिया सर्विस ऑफिसर्स हैं जो सर्व कर रहे हैं यूनियन को। फिर ग्रुप ए के जो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं। सेकंड आ गया पीएसयू एंड गवर्नमेंट बॉडी ऑफिशियल्स। तो इसमें जो ऑफिसर्स हैं पीएसयू के, गवर्नमेंट कंपनीज़ के, सोसाइटीज़ के, लोकल अथॉरिटीज़ के, जो नोटिफाई किए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता सारे के सारे ऑफिसर्स जो हैं वो कवर्ड माने जाएंगे। नेक्स्ट आ गया रेफरेंस बाय लोकपाल। जब रेफरेंस आता है लोकपाल का तो ग्रुप बी सी डी सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं, अदर पीएसयू या गवर्नमेंट बॉडी स्टाफ जो नोटिफाई किया गया है, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आते सारे के सारे ऑफिशियल्स और स्टाफ्स जो हैं वो डीम्ड माने जाएंगे, कवर्ड हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं सीवीसी की। तो 3 आपको हेडिंग्स याद रखनी है। डायरेक्टली कवर्ड ऑफिसर्स जो जनरली ग्रुप ए ग्रेड ए ऑफिसर्स हैं आपके, फिर पीएसयू या गवर्नमेंट बॉडी ऑफिशियल्स आते हैं, फिर अगर लोकपाल रिकमेंड करता है, रेफरेंस देता है, तो बीसीडी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं वो भी आते हैं। असेंस क्या है, सीवीसी एक्ट करता है एक एपेक्स विजिलेंस अथॉरिटी जो सुपरवाइज करता है एंटी करप्शन इन्वेस्टिगेशंस को, गाइड करता है विजिलेंस एडमिनिस्ट्रेशन को, एडवाइस करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को और उसकी जो कंट्रोल्ड एंटिटीज़ हैं। तो बेसिकली ये हमारे पास एपेक्स विजिलेंस अथॉरिटी है। आज के लेक्चर में जो है हम इतना ही कवर करेंगे, बाकी आगे के लेक्चर्स में हम जो